अक्सर जब किसी मशीन या पुरानी गाड़ी में कोई खराबी आती है ना, तो हम सीधे मैकेनिक को बुला लेते हैं। हाँ बिल्कुल। वो आता है, इंजन खोलता है, किसी खराब पुर्जे को देखता है और उसे तुरंत ठीक कर देता है। मतलब ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही साफ और सुलझी हुई होती है। या तो कोई चीज टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। बिल्कुल। लेकिन जब बात हमारे अपने दिमाग की आती है ना, जब हम कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं और खुद को पूरी तरह अटका हुआ पाते हैं, हाँ, वो फ्रस्ट्रेशन वाला मोमेंट। हाँ, तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हमारा खुद का इंजन ही खराब हो गया है। हम खुद को आलसी या नाकाबिल मान लेते हैं, जो कि बहुत आम है ना? जबकि असलियत ये होती है कि इंजन बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई खराबी नहीं है, बस हम सही तरीके से चाबी घुमाना भूल गए हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण का जो मिशन है ना, वो यही समझना है कि कैसे हम उस जरूरत से ज्यादा सोचने यानी ओवर थिंकिंग के खतरनाक जाल से बाहर निकल सकते हैं। एकदम सही बात है। और कैसे हम सच में काम करना शुरू कर सकते हैं, मतलब कैसे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, वो भी बिना थके और बिना बर्नआउट का शिकार हुए। हाँ, एकदम सही कहा। और ये बहुत ज़रूरी नज़रिया भी है, क्योंकि आम तौर पर लोग जब भी अटके हुए होने की बात करते हैं ना, तो वे इसे सिर्फ समय प्रबंधन या टाइम मैनेजमेंट की समस्या मान लेते हैं। वो नए कैलेंडर और प्लानर खरीदने लगते हैं। बिल्कुल, वे अलार्म लगाते हैं, नए ऐप्स डाउनलोड करते हैं, लेकिन अगर हम मानव व्यवहार और मनोविज्ञान को थोड़ा गहराई से समझें, तो ये साफ हो जाता है कि ये समय का खेल है ही नहीं। अच्छा, तो फिर ये क्या है? ये असल में मानव मनोविज्ञान और हमारी ऊर्जा प्रबंधन यानी एनर्जी मैनेजमेंट का खेल है। हम केवल घड़ी की सुइयों से या समय की कमी से नहीं लड़ रहे हैं। हम असल में अपनी खुद की सोच के पैटर्न, अपने डरों और अपनी शारीरिक सीमाओं के साथ एक तालमेल बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इसे थोड़ा खोल कर देखते हैं, क्योंकि हम सभी कभी ना कभी इस सोचते रहने वाली स्थिति में फंसे हैं। हाँ, हर कोई फंसा है। मतलब हम एक नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं या कोई नई आदत डालना चाहते हैं और अचानक हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। हाँ, परफेक्शन का भूत। वही तो, हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। इस ठहराव को अक्सर इनर्शिया यानी जड़ता कहा जाता है। जैसे अगर कोई गिटार सीखना चाहता है या पेंटिंग करना चाहता है, तो वो सोचता है कि पहली ही बार में उसे एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह मास्टरपीस बनाना है, और इसी भारी भरकम उम्मीद के बोझ तले वो कभी पहली लाइन खींच ही नहीं पाता। ऐसा क्यों होता है कि हमारा दिमाग ही हमें शुरुआत करने से रोकता है? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है, वो ये है कि हमारा दिमाग किसी भी काम की फिनिश लाइन या अंतिम लक्ष्य को देखने में बहुत दिलचस्पी लेता है। उसे रिजल्ट जल्दी चाहिए। हाँ, लेकिन जब वो लक्ष्य बहुत विशाल होता है ना, तो एक बायोलॉजिकल रिएक्शन होता है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा है जिससे एमिगडाला कहा जाता है। एमिगडाला, वही जो हमें डर का एहसास कराता है। बिल्कुल। ये वही हिस्सा है जो आदि मानव को जंगली जानवरों से बचाता था। तो जब हम एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखने या एक नया बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचते हैं और परफेक्शन की उम्मीद करते हैं, हाँ। तो हमारा एमिगडाला उस बड़े और कठिन काम को एक खतरे की तरह देखने लगता है। वो सीधे फाइट, फ्लाइट या फ्रीज यानी लड़ो, भागो या जम जाओ वाला अलार्म बजा देता है। अरे बाप रे! और अक्सर हम फ्रीज हो जाते हैं, मतलब हम कुछ कर ही नहीं पाते। इसीलिए इस जड़ता को तोड़ने का सबसे प्रभावी मनोवैज्ञानिक तरीका है अपने स्टैंडर्ड्स को या मानकों को जानबूझकर बहुत नीचे गिरा देना। ओह, ये तो बहुत ही मुक्ति देने वाला विचार है। मतलब खुद को खराब काम करने की अनुमति देना। ताकि वो खतरे वाला अलार्म बंद हो सके। एकदम सही। अगर 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है और कोई उसे पहली बार में ही परफेक्ट बनाने के बारे में सोचेगा, तो काम कभी शुरू ही नहीं होगा। इसके बजाय लक्ष्य सिर्फ ये होना चाहिए कि पहला पैराग्राफ लिखना है, चाहे वो कितना भी बुरा, व्याकरण के हिसाब से गलत या अटपटा क्यों न हो। मतलब एकदम कच्चा पक्का ड्राफ्ट। हाँ, इसे अक्सर क्रैपी फर्स्ट ड्राफ्ट या खराब शुरुआती मसौदा कहा जाता है। जब लक्ष्य इतना छोटा और आसान होता है ना, तो एमिगडाला शांत रहता है। उसे लगता है कि कोई खतरा नहीं है। बिल्कुल। दिमाग को लगता है कि अरे बस एक पैराग्राफ ही तो लिखना है, इसमें क्या बड़ी बात है। और एक बार जब वो पहला कदम उठ जाता है, तो इनर्शिया टूट जाता है। हाँ, और यहीं पर एक और बहुत बड़ी गलतफहमी सामने आती है जो हम सालों से पालते आ रहे हैं। कौन सी? अक्सर ही माना जाता है कि काम शुरू करने के लिए पहले मोटिवेशन या प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। लोग इंतजार करते हैं कि जब मूड बनेगा। हाँ, आज मूड नहीं है वाला बहाना।
बिल्कुल, कि जब अंदर से एक आग महसूस होगी तब वे काम शुरू करेंगे। पर क्या मोटिवेशन एक पुरानी गाड़ी के इंजन की तरह नहीं है? मतलब? हम सोचते हैं कि इंजन पहले से गर्म होना चाहिए ताकि गाड़ी दौड़ सके, लेकिन असल में हमें पहले चाबी घुमानी पड़ती है, यानी एक्शन लेना पड़ता है ताकि इंजन खुद ब खुद गर्म हो जाए, है ना? अरे वाह, ये गाड़ी के इंजन वाली तुलना बहुत ही शानदार है, क्योंकि न्यूरोसाइंस भी ठीक यही बात कहता है। हाँ। मोटिवेशन का जन्म वास्तव में एक्शन से ही होता है, उसके पहले नहीं। डोपामाइन, जिसे अक्सर मोटिवेशन का रसायन कहा जाता है, फील गुड हार्मोन। हाँ, वो सिर्फ तब नहीं निकलता जब हमें कोई बहुत बड़ा इनाम मिलता है। जब हम किसी काम की दिशा में एक बहुत छोटा सा कदम उठाते हैं ना, जैसे कि जिम जाने का मन न होने पर सिर्फ 5 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर लेना। हाँ, बस थोड़ा सा शरीर हिला लेना। बिल्कुल। तो दिमाग इसे एक छोटी सी जीत मानता है। ये जीत डोपामाइन रिलीज करती है, जो हमें अगला कदम उठाने की प्रेरणा देता है। मतलब ये एक साइकिल है। हाँ, यानी एक्शन से मोटिवेशन पैदा होता है और फिर उस मोटिवेशन से और ज्यादा एक्शन होता है। ये एक लूप बन जाता है। अगर किसी को एक लंबी किताब पढ़नी है तो प्रेरणा के इंतजार करना एकदम व्यर्थ है। बस किताब खोलकर 2 पेज पढ़ने का एक्शन लेना जरूरी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस छोटे से एक्शन का असर सिर्फ उस काम तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारी सेल्फ इमेज यानी खुद को देखने का नजरिया भी बदल जाता है। हाँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। अगर कोई व्यक्ति खुद को हमेशा आलसी मानता आया है और वो बिना किसी प्रेरणा के सिर्फ 5 मिनट काम कर लेता है, तो वो अनजाने में अपने लिए एक नई कहानी लिख रहा होता है। वो खुद से कह सकता है कि अच्छा, तो मैं वो इंसान हूं जो बिना मोटिवेशन के भी काम शुरू कर सकता हूं। जैसे एक छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो पहली बार में मैराथन दौड़ने की नहीं सोचता। वो लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठता है। अगर वो बच्चा गिरने के डर से या परफेक्ट चाल चलने के इंतजार में कोशिश ही ना करे तो वो कभी चल ही नहीं पाएगा। एकदम सही कहा। बच्चा उस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनता है, वो परफेक्शन की चिंता बिल्कुल नहीं करता। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो हम इस स्वाभाविक प्रक्रिया को भूल जाते हैं। हाँ। और हर चीज में तुरंत एक बेहतरीन रिजल्ट खोजने लगते हैं। हाँ, हम रातों रात सफल होना चाहते हैं। बिल्कुल। और जब हम अपने स्टैंडर्ड्स गिराकर छोटे छोटे कदम उठाकर इस शुरुआती जड़ता को तोड़ना सीख भी जाते हैं, तो हमारे सामने एक दूसरी बड़ी मनोवैज्ञानिक बाधा आकर खड़ी हो जाती है। वो क्या है? रिस्क या जोखिम लेने का डर। क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर निकलते ही सब कुछ अनिश्चित लगने लगता है। हाँ, और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रिस्क का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में फिर से वही खतरे की घंटी बजने लगती है। एमिगडाला फिर से जाग जाता है। बिल्कुल। एक आम धारणा है कि रिस्क लेना मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना। लेकिन अगर हम विकास और ग्रोथ की बात करें तो रिस्क को एक डराने वाली चीज की बजाय सीखने के एक मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। एकदम सही। लेकिन यहां मेरा एक सवाल है, क्या हमेशा रिस्क लेना सही होता है? मतलब कई बार हमने देखा है कि बिना सोचे समझे रिस्क लेने से लोग बहुत बुरी तरह फेल होते हैं। वे अपना पैसा, समय और मानसिक शांति सब कुछ गंवा बैठते हैं। तो फिर हम इस रिस्क को ग्रोथ का हिस्सा कैसे मान लें? ये एक बहुत ही वाजिब और गहरा सवाल है, और यहीं पर हमें अंधे कुएं में कूदने और कैलकुलेटेड रिस्क यानी नपे तुले जोखिम के बीच का अंतर समझना होगा। सफलता का रास्ता बिना सोचे समझे खतरे मोल लेने से नहीं, बल्कि एक फ्रेमवर्क के तहत रिस्क लेने से खुलता है। इसे अक्सर असीमित लाभ और सीमित नुकसान या एसिमेट्रिक रिस्क की अवधारणा के रूप में समझा जाता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? छोटा और बर्दाश्त करने लायक होगा, लेकिन अगर आप सफल हुए तो फायदा असीमित हो सकता है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें, ये असीमित लाभ और सीमित नुकसान असल जिंदगी में कैसा दिखता है? उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति एक नया पॉडकास्ट शुरू करना चाहता है या कोई किताब लिखना चाहता है। इसमें रिस्क क्या है? थोड़ा समय जाएगा। हाँ, उसका थोड़ा सा समय जाएगा, शायद कुछ लोगों की आलोचना सहनी पड़े और शायद शुरुआत में कोई ना सुने। ये नुकसान बहुत सीमित है। हाँ, इसमें घर तो नीलाम नहीं हो रहा। बिल्कुल, लेकिन अगर ये सफल हो गया तो वो लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, उसका करियर बदल सकता है। ये असीमित लाभ है। दुनिया के जितने भी बड़े विजनरीज हुए हैं, उन्होंने ऐसे ही रिस्क लिए हैं। स्टीव जॉब्स ने एप्पल के साथ और एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स के साथ शुरुआती दौर में जो रिस्क लिए, वे हवा में तीर नहीं थे। वे कैलकुलेटेड थे। हाँ, बहुत ही कैलकुलेटेड थे। अगर वे अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते
तो इंसान कभी अपनी पूरी क्षमता को नहीं पहचान पाता। तो मतलब रिस्क असल में वो कीमत है जो हम अपने विकास के लिए चुकाते हैं। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या अरबपतियों तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हमारे निजी जीवन पर भी उतने लागू होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को किसी के सामने जाहिर करने से डरता है। हाँ, रिजेक्शन का डर। वही, क्योंकि उसे रिजेक्शन का रिस्क महसूस होता है। अगर वो व्यक्ति ये रिस्क नहीं लेगा तो वो हमेशा उसी घुटन में रहेगा। और फेलियर का मतलब ये तो नहीं है कि कहानी खत्म हो गई। बिल्कुल नहीं। सफल लोग फेलियर को एक व्यक्तिगत हार की तरह नहीं बल्कि एक डेटा पॉइंट की तरह देखते हैं। वे सीखते हैं कि ठीक है, ये तरीका काम नहीं आया, अगली बार मुझे क्या अलग करना है। एकदम सही। फेलियर सिर्फ एक जानकारी है जो बताती है कि आपको अपनी रणनीति बदलनी है। अब मान लेते हैं कि हमने शुरुआत करने की कला भी सीख ली, जड़ता को तोड़ दिया और रिस्क लेने का एक मजबूत माइंडसेट भी बना लिया। हाँ, सब सेट है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में काम पूरा ना होने की एक बहुत बड़ी वजह काम शुरू न कर पाना नहीं है, बल्कि काम के बीच में ध्यान भटकना है। ओहो, ध्यान भटकना। मतलब मैं खुद को इस मामले में बहुत फंसा हुआ पाता हूँ। जब हमारे सामने करने के लिए बहुत सारे काम होते हैं तो हम अक्सर एक लंबी चौड़ी टू डू लिस्ट बनाते हैं। हाँ, जो खत्म ही नहीं होती। हम सोचते हैं कि लिस्ट बन गई मतलब आधी दुनिया जीत ली, लेकिन शाम तक वो लिस्ट ही हमें डराने लगती है क्योंकि उसमें से आधा काम भी नहीं हुआ होता। बिल्कुल। ये टू डू लिस्ट अक्सर फेल क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उन चीजों को तो लिख लेते हैं जो करनी है, लेकिन उन चीजों को पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। हाँ, जो सबसे बड़ा खतरा है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया खोलने का विचार कैसे 30 से 40 मिनट निकल जाता है, ये हम सब जानते हैं। यही कारण है कि टू डू लिस्ट के साथ साथ एक और बहुत ही शक्तिशाली टूल की जरूरत होती है, डोंट डू लिस्ट। डोंट डू लिस्ट। हाँ, यानी उन कामों की सूची जो हमें बिल्कुल नहीं करने हैं। ये कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मजबूत कॉग्निटिव बाउंड्री या संज्ञानात्मक सीमा है। अच्छा। ये सिर्फ समय बचाने के बारे में नहीं है, ये असल में आपकी ऊर्जा और फोकस को बचाने के बारे में है। ये डोंट डू लिस्ट असल में काम कैसे करती है? क्या इसमें हम अपनी बुरी आदतों को लिखते हैं, जैसे नाखून चबाना? नहीं, इसमें वे सभी चीजें आती हैं जो आपके मुख्य काम से आपका ध्यान खींचती हैं। जैसे मैं सुबह 10 बजे से पहले ईमेल चेक नहीं करूंगी, या मैं उन फालतू मीटिंग्स में नहीं जाऊंगी जहां मेरी जरूरत नहीं है, या फिर रात 11 बजे के बाद मैं काम के बारे में नहीं सोचूंगी। जब आप किसी काम को गहराई से करते हैं, जिसे डीप वर्क कहा जाता है, हाँ, एकदम डूब कर काम करना। बिल्कुल, तो आपका दिमाग एक प्रवाह में होता है, एक फ्लो स्टेट में। अगर आप बीच में सिर्फ 5 मिनट के लिए भी फोन चेक करते हैं ना, तो दिमाग को वापस उसी एकाग्रता में आने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अरे बाप रे, 25 मिनट? हाँ, इसे अटेंशन रेसिड्यू या ध्यान के अवशेष कहते हैं। आपका कुछ ध्यान अभी भी उस पिछले ईमेल या मैसेज पर अटका रहता है। डोंट डू लिस्ट इस ध्यान को बिखरने से रोकती है। ये तो बहुत ही व्यवहारिक है। मेरी अपनी डोंट डू लिस्ट में शायद सबसे ऊपर ये होना चाहिए कि काम के बीच में न्यूज़ वेबसाइट्स रिफ्रेश नहीं करनी है। हाँ, ये एक बहुत अच्छा नियम है। और प्राथमिकताओं को सेट करने के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प तरीके का उल्लेख किया जाता है, बर्नर लिस्ट। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। इसमें एक शेफ की तरह सोचने को कहा गया है। अगर हम एक किचन की कल्पना करें जहां कई डिश बन रही हैं, एक स्टोव आगे है जिसे हम फ्रंट बर्नर कहेंगे। ठीक है। वहां जो कुछ भी पक रहा है उसे लगातार हिलाना पड़ता है, उस पर पूरा ध्यान देना पड़ता है। ये हमारे सबसे जरूरी काम या बड़े लक्ष्य हैं। और कुछ चीजें बैक बर्नर यानी पीछे वाले स्टोव पर धीमी आंच पर पक रही हैं। वे काम भी जरूरी हैं, लेकिन अभी उन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। क्या ये बर्नर लिस्ट मल्टीटास्किंग के इस आधुनिक भ्रम को तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका नहीं है? अगर हम इसे एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, तो मल्टीटास्किंग वास्तव में एक बहुत बड़ा झूठ है। झूठ है? बिल्कुल। न्यूरोसाइंस हमें बताता है कि हमारा दिमाग एक साथ 2 जटिल काम कर ही नहीं सकता। जब हम मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम असल में क्या कर रहे होते हैं? तो दिमाग असल में बस एक काम से दूसरे काम के बीच बहुत तेजी से स्विच कर रहा होता है। और ये जो स्विचिंग है, ये बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च करती है। इसीलिए हम इतनी जल्दी थक जाते हैं। हाँ, बर्नर लिस्ट इस मानसिक थकावट को रोकती है या निर्णय लेने की प्रक्रिया को आसान बना देती है। कैसे? जब ये बिल्कुल साफ होता है कि फ्रंट बर्नर पर क्या है,
तो दिमाग बिना किसी क्लैटर या अव्यवस्था के पूरी एकाग्रता के साथ काम कर सकता है। राइट। और जो चीजें बैक बर्नर पर हैं, वे सुरक्षित हैं, उन्हें भूला नहीं गया है, बस उनका समय बाद में आएगा। राइट। इससे एंजाइटी कम होती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? मतलब हमने काम शुरू करना सीख लिया, अपने डर और जड़ता को पार कर लिया, ध्यान भटकने से रोकने के लिए डोंट डू लिस्ट बना ली और बर्नर लिस्ट से प्राथमिकताएं भी तय कर ली। बिल्कुल। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि हम इंसान हैं, कोई मशीन नहीं है। अगर हम अपने शरीर और दिमाग की जैविक सीमाओं को नहीं समझेंगे तो इस सारे प्रोडक्टिविटी के खेल में हम अंततः बर्नआउट का शिकार हो जाएंगे। हाँ, पूरी तरह से थक कर चूर हो जाएंगे। और यहीं पर बात आती है शारीरिक और मानसिक ऊर्जा के सही इस्तेमाल की। एक कॉन्सेप्ट है सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। ये क्या है और ये हमारी ऊर्जा कैसे बचाता है? इस मॉडल को समझने के लिए हमें फिर से दिमाग के काम करने के तरीके को देखना होगा। इंसान का दिमाग शरीर का केवल 2% हिस्सा है। सिर्फ 2%? हाँ, लेकिन ये हमारी कुल ऊर्जा का 20% हिस्सा खर्च करता है। बाप रे। और ये ऊर्जा ग्लूकोज के रूप में खर्च होती है। हर दिन हम हजारों छोटे छोटे फैसले लेते हैं। सुबह क्या पहनना है, नाश्ते में क्या खाना है, कौन सा रास्ता लेना है। हाँ, दिन भर यही चलता रहता है। हर छोटे फैसले के साथ दिमाग की ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है। इसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने से होने वाली थकान कहते हैं। जब तक आप अपने ऑफिस में बैठकर कोई बड़ा फैसला लेने वाले होते हैं ना, तब तक आपके दिमाग का गैस टैंक आधा खाली हो चुका होता है। अच्छा। तो इसीलिए दुनिया के कई बड़े और सफल लोग अपनी जिंदगी को इतना साधारण रखते हैं। जैसे स्टीव जॉब्स हमेशा काले रंग का टोटलनेक और जीन्स पहनते थे। हाँ, एकदम सटीक उदाहरण। या मार्क जुकरबर्ग हमेशा एक जैसी ग्रे टी शर्ट पहनते हैं। वे फैशन के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे अपनी मानसिक ऊर्जा को कपड़ों जैसी छोटी चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहते। बिल्कुल सही। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल का मतलब ही यही है कि आप अपने रोजमर्रा के छोटे और महत्वहीन फैसलों को ऑटोमेट कर दें। यानी उनके लिए पहले से नियम बना लें। हाँ, जैसे जिम जाने के दिन पहले से फिक्स कर देना, ताकि हर सुबह उठकर ये सोचना ही ना पड़े कि आज जिम जाना है या नहीं। बस नियम है तो जाना है। इससे बहस खत्म हो जाती है खुद से। एकदम। इससे ऊर्जा बचती है और बड़े फैसलों के लिए भी पहले से कुछ सवाल तय किए जा सकते हैं। जैसे, क्या ये नया प्रोजेक्ट मेरे 5 साल के लक्ष्य से मेल खाता है? अगर जवाब ना है तो उस पर और सोचने की जरूरत ही नहीं है। ये ऊर्जा बचाने का एक बेहतरीन तरीका है। लेकिन शरीर की अपनी भी एक प्राकृतिक लय होती है। हाँ, बिल्कुल। हम अक्सर उम्मीद करते हैं कि अगर हमने सुबह 9 बजे काम शुरू किया है तो हम शाम 6 बजे तक एक ही गति और एक ही एकाग्रता के साथ मशीन की तरह काम करते रहेंगे, जो कि असंभव है। वही तो विज्ञान इसे नकारता है और एक सिद्धांत सामने रखता है जिसे अल्ट्राडायनामिक रिदम कहा जाता है। ये क्या है और ये हमारे काम करने के तरीके को कैसे बदल सकता है? ये ह्यूमन बायोलॉजी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। नींद के दौरान जिस तरह से हम अलग अलग साइकिल से गुजरते हैं ना, हाँ, गहरी नींद और हल्की नींद। बिल्कुल वैसे ही जागते समय भी हमारा शरीर और दिमाग 90 से 120 मिनट के साइकिल्स में काम करता है। अच्छा। इन 90 से 120 मिनट के दौरान हमारी ऊर्जा और फोकस अपने चरम पर होते हैं। लेकिन इस समय के बाद दिमाग में मेटाबॉलिक वेस्ट या थकान पैदा करने वाले रसायन इकट्ठे होने लगते हैं और हार्मोन्स का स्तर बदलता है। हमारी ऊर्जा का स्तर प्राकृतिक रूप से गिरने लगता है। और यहीं पर हम इंसान सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या? हम उस थकान को नजरअंदाज करते हैं, एक और कप कॉफी पीते हैं और खुद को काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जिसे आजकल टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी भी कहा जाने लगा है। हाँ, जहरीली उत्पादकता। इससे काम की गुणवत्ता तो गिरती ही है, जी। साथ ही तनाव भी बढ़ता है। सही कहा। ऊर्जा प्रबंधन का असली रहस्य समय को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि इस अल्ट्राडियन रिदम के साथ बहना है। उसे अपनाना है। हाँ, जब ऊर्जा अपने चरम पर हो, जिसे पीक आवर्स कहते हैं, तब सबसे मुश्किल और एकाग्रता वाले काम करने चाहिए, जैसे कि कोई महत्वपूर्ण रिपोर्ट लिखना, कोई मुश्किल कोडिंग करना या भविष्य की रणनीति बनाना। ठीक है। और जब 90 या 120 मिनट बाद ऊर्जा कम होने लगे, तो उसे जबरदस्ती खींचने के बजाय उस लो एनर्जी समय में हल्के काम करने चाहिए। जैसे कि ईमेल का जवाब देना, फाइलें व्यवस्थित करना या कोई कैजुअल मीटिंग करना। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल उठता है, जो हम में से बहुत से लोगों के दिमाग में आ रहा होगा।
हाँ, बताइए। जो लोग एक फिक्स कॉर्पोरेट नौकरी में हैं, वे अपनी इस अल्ट्राडियन रिदम को कैसे अपना सकते हैं? मतलब उनके ऑफिस में तो मीटिंग्स का समय उनके कंट्रोल में नहीं होता। ये सच है। बॉस ने कह दिया कि दोपहर 2 बजे मीटिंग है, जो कि शायद उनकी लो एनर्जी का समय हो, तो मीटिंग तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। ऐसी स्थिति में इस प्राकृतिक लय के ज्ञान का क्या फायदा? इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है और इसका सबसे अच्छा समाधान ये है कि इंसान उस चीज पर ध्यान केंद्रित करे जो उसके अपने नियंत्रण में है। ये सच है कि कॉर्पोरेट माहौल में हर चीज किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती, लेकिन एक आम दिन का कम से कम 40 से 50% हिस्सा फिर भी स्वतंत्र काम का होता है। हाँ, जब आप डेस्क पर अकेले होते हैं। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति कम से कम उन कामों को अपनी उच्च और निम्न ऊर्जा के स्तर के अनुसार बांट सकता है। अगर सुबह हाई एनर्जी होती है तो उस समय सबसे कठिन विश्लेषण या प्लानिंग का काम निपटा लेना चाहिए। और दोपहर वाली मीटिंग का क्या? अगर मीटिंग ऐसे समय पर है जब ऊर्जा कम है तो असल में ये कोई बुरी बात नहीं है। मीटिंग्स में कई लोग होते हैं, बातचीत होती है और सामाजिक जुड़ाव से शरीर को थोड़ी अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाती है, जिसके लिए गहरे फोकस की जरूरत नहीं होती। ये तो बहुत बढ़िया नजरिया है। और एक बात जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता वो है ब्रेक लेना। 90 मिनट के काम के बाद 20 या 30 मिनट का ब्रेक लेना कोई अपराध या काम चोरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। गहरे विश्लेषण को एक साथ समेटें तो हमने देखा कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले अपने एमिगडाला को शांत करना होगा। हाँ। यानी परफेक्शनिज्म की झूठी उम्मीद को छोड़कर जानबूझकर छोटे और खराब कदम उठाने होंगे। क्रीपी फर्स्ट ड्राफ्ट। बिल्कुल। और मोटिवेशन का इंतजार किए बिना एक्शन लेना होगा, क्योंकि एक्शन से ही मोटिवेशन पैदा होता है। रिस्क को एक जानलेवा खतरे की तरह नहीं, बल्कि असीमित लाभ वाले एक कैलकुलेटेड कदम और ग्रोथ के रूप में देखना होगा। और इसके साथ ही अपनी डोंट डू लिस्ट बनाकर अपने फोकस को भटकने से बचाना होगा। बर्नर लिस्ट के जरिए ये स्पष्ट करना होगा कि अभी क्या सबसे ज्यादा जरूरी है और किसे बाद के लिए रखा जा सकता है। और अंत में घड़ी की सुइयों के पीछे भागने के बजाय अपनी मानसिक ऊर्जा, डिसीजन फटीग और अपने शरीर की प्राकृतिक लय यानी अल्ट्राडियन रिदम का सम्मान करना होगा। बिल्कुल। इस चर्चा के अंत में इन सभी मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं से गुजरने के बाद एक विचार है जो बार बार जहन में आता है। वो क्या है? हम इंसान अपनी पूरी जिंदगी एक परफेक्ट प्लान बनाने में बिता देते हैं। हाँ, जो कभी पूरा नहीं होता। सही कहा। हम सही समय, सही मूड और सही संसाधनों का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी जिंदगी के हर परफेक्ट प्लान को सिर्फ बस शुरू कर देने वाले माइंडसेट से बदल लें? तो शायद हम अपनी असफलताओं और अपनी गलतियों से डरने के बजाय उन्हें एक महान वैज्ञानिक प्रयोग के डेटा की तरह देखने लगेंगे, जहां हर गलती सिर्फ एक जानकारी है जो हमें अगली बार बेहतर बनाती है। बहुत ही खूबसूरत विचार है। क्या सच में सबसे बड़ी सफलताएं उन फाइलों और उन विचारों में दबी नहीं हैं जिन्हें हम परफेक्ट होने के इंतजार में कभी खोलते ही नहीं? ये सच में बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। आज के लिए बस इतना ही। सीखते रहिए, अपनी ऊर्जा को पहचानते रहिए और सबसे जरूरी बस काम शुरू कर दीजिए।